स्वामी जी शिखर चंद जैन जी पूछते हैं, क्या अन्य ग्रहों पर ऐसे प्राणी हो सकते हैं जिनके पास हमारी इंद्रियों से अधिक इंद्रियां हों? अन्य ग्रहों की तो छोड़े, पहले तो इसी ग्रह का अपन जिसको अपन जानते हैं इसका थोड़ा सा ख्याल करें। जो जो इंद्रियां हमारे पास हैं, हम केवल उन्हीं का अनुमान दूसरे प्राणियों में लगा सकते हैं। उसके अलावा अन्य इंद्रियां यहां धरती ग्रह पर भी किसी प्राणियों की हो तो हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मान लो हम सारे मनुष्य बहरे होते, हमारे पास कान की इंद्री होती ही नहीं, किसी के पास ना होती, क्या हम गाय के कान देखकर, घोड़े के कान देखकर कुछ अनुमान लगा पाते कि इनको सुनाई देता है कुछ? हम कभी ना लगा पाते। हमको लगता कि इनका ये कैसा अंग प्रकृति ने बनाया है, विचित्र सा, इसका कोई मतलब तो समझ में नहीं आता। चलो जिनके बड़े बड़े कान है समझ में आता है कि हाथी मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए काम लेता होगा सूप की तरह, और तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि काम किस लिए है। क्योंकि हमने ध्वनि नहीं सुनी, हमारे पास वह इंद्रिय अगर नहीं है, हम अनुमान ही नहीं कर सकते कि अन्य प्राणियों के पास ऐसी कोई चीज है। तो इसी परिकल्पना पर आप जरा सोचिए, कितने प्राणियों के पास पूंछ है, किस लिए है? हमारे पास नहीं है, हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है वो कोई इंद्रिय हो, किसी अलग ढंग से उन्हें कुछ पता चलता हो। अभी वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है और उन्होंने पाया कि हाथी अपने पैर के पंजों से भी सुन लेता है। यदि दूर कहीं कोई आवाज हो रही है, ये प्रयोग करने बड़े कठिन है। अब हाथी के सारे कान बंद किए जाए कितना कठिन है, इतने बड़े बड़े कान उसके। तो जमीन पे जो धमक हो रही है ध्वनि तरंगों की, हमको तो वह एहसास नहीं हो रही। हमको तो हाँ बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज हो, ट्रेन गुजर रही है पटरी से और हम साइड में खड़े, तब हमें पता चलता है कि हाँ जमीन हिली। अदरवाइज छोटी मोटी कंपन का तो हमें पता नहीं चलता। हाथी अपने पैर के पंजे से सूक्ष्म कंपन दूर से उसे पता लग जाते हैं। चमगादड़, वो रात को जो पक्षी अंधेरे में उड़ता रहता है, कभी किसी चीज से नहीं टकराता, अंधेरे में उसे दिखता नहीं है, उसको अल्ट्रासाउंड वेव्स सुनाई देती हैं। लेकिन ये तो हमें तब पता चला जब वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड वेव्स खोज ली, अल्ट्रासाउंड की मशीन बना ली, तब। अन्यथा हम तो जानते नहीं कि अल्ट्रासाउंड जैसी भी कोई चीज है। हमारी ध्वनि की रेंज तो बहुत छोटी सी है, 20 से लेके 20,000 फ्रीक्वेंसी तक की साउंड वाइब्रेशंस हमारा कान सुनने में सक्षम है, वो भी युवावस्था में। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है हमारी सुनने की रेंज कम होती चली जाती है, हर साल कुछ कम हो जाती है। अगर आप टेस्ट कराएं तो हम क्रम से धीरे धीरे बहरे होते चले जाते हैं। वो हमें पता तब चलता है जब दूसरे लोगों से हम बार बार पूछते हैं क्या, तब लोग कहते हैं भाई तुम बहरे हो गए, जाके कान की मशीन लगवाओ, हम लोगों को परेशान ना करो। तब हमें पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि गड़बड़ अचानक नहीं हुई, क्रमशः धीरे 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 खराब होते जा रहे हैं कान। तो इस ग्रह पर भी अन्य प्राणी हैं, उनके पास कौन कौन सी इंद्रियां हैं पता लगाना मुश्किल। अभी वैज्ञानिकों ने खोज की कि सांप को इंफ्रारेड रेस दिखाई देती हैं रात को अंधेरे में। घनघोर अंधेरे में भी एक चूहा जा रहा है, चूहा का शरीर वातावरण से अधिक गर्म है, उसके शरीर से हीट रेस अर्थात इंफ्रारेड रेस निकल रही हैं, हमको तो नहीं दिखेंगी। अंधेरे में काला चूहा कहां दिखाई देगा, लेकिन सांप को दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसकी आंख में इंफ्रारेड रेस को जानने की क्षमता है, वो चूहे को पकड़ लेगा। यदि वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड रेस वैज्ञानिकों उपकरणों के द्वारा न जानी होती तो इस बात को हम कभी नहीं समझ सकते थे। हम यही अनुमान लगाते कि जैसे हमको दिन में दिखाई देता है शायद सांप को
रात में भी दिखाई देता होगा। इसकी आंख हमसे थोड़ी तेज है, हमसे थोड़ी तेज नहीं है, बिल्कुल अलग डायमेंशन की है। हम जो देखते हैं वो तो देखता ही है, उसके अलावा कुछ और जो हम पकड़ ही नहीं सकते वो भी उसको दिखाई देता है। हजारों किलोमीटर यात्रा करने वाले पंछी हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लंबी यात्रा करते हैं और समय आने पर, ऋतु बदलने पर वापस लौटकर फिर अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्या हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इनके पास दिशा जानने का कुछ यंत्र भीतर है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने दिशा सूचक यंत्र बना लिए, इसलिए हम इसका नामकरण कर सकते हैं कि इनके पास कोई दिशा सूचक इंद्रिय है। इनको कहीं से पता चल जाता है कि अब ठंड पड़ने वाली है, बर्फ गिरने वाली है, अब समय आया उड़ने का, फला फला दिशा में जाना है, वहां पर उचित ऋतु मिलेगी जहां हम जी सकेंगे। और बिल्कुल ठीक वक्त पर, इनके अंदर कोई कैलेंडर भी है, घड़ी भी है, ठीक वक्त पर वहां से वापस लौटना शुरू कर देंगे वे। और जब वापस अपने पुरानी जगह पर पहुंचेंगे तब तक वहां मौसम बदल चुकेगा। यदि हमारे पास कैलेंडर ना हो, घड़ी ना हो, हम तो ऐसा हिसाब किताब नहीं लगा सकते। हमारे पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है। तो ये तो थोड़े से अनुमान है जो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इंद्रियां किसके पास हैं? बड़ा मुश्किल। तो इस धरती ग्रह पर भी क्या क्या हो रहा है, समुद्री जीव जंतुओं के बारे में पढ़ो तो बड़ी हैरानी होती है। ऐसा लगता है उनके पास कुछ अलग इंद्रियां हैं जो हमारी इंद्रियां हैं इससे काफी भिन्न। उन्हें कुछ और ज्ञान हासिल होता है। कुछ पंछी हैं, भूकंप आने के कुछ घंटे पहले ही उड़ जाते हैं। यद्यपि उन पंछियों का भूकंप से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो तो कभी भी उड़ सकते हैं, लेकिन जहां भूकंप आने वाला है उसके कुछ घंटे पहले अब इनको कहीं से पता चल गया। कहीं धरती में कई किलोमीटर नीचे कहीं लावा खोल रहा है, उबल रहा है, कुछ हिलने डुलने के करीब हो रहा है, वो कंपन उन्हें पहले पता चल गए। तो उनके पास कोई तो इंद्रिय है हमसे बिल्कुल भिन्न प्रकार की। तो प्यारे मित्रों, इस धरती ग्रह पर रहने वाले प्राणियों के ही ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हम केवल उतना ही अनुमान लगा सकते हैं जितना हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं, अथवा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से हमें कुछ कुछ और पता चलने लगा। अपनी इंद्रियों से थोड़ा ज्यादा वैज्ञानिक उपकरणों से पता चलने लगा, लेकिन ये है उसी रेंज में। वो जो मैंने आपसे बात की इंफ्रारेड रेस की, है वो वही इंद्रधनुष की रेंज में नीचे की तरफ, हमें नहीं दिखाई देती। कुछ प्राणियों को दिखाई देती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स 20,000 फ्रीक्वेंसी के ऊपर की हमें नहीं सुनाई देती, किसी और प्राणी को सुनाई देती है। वो चमगीदड़ पक्षी सुन लेता है, उसके स्वयं के पंखों से फड़फड़ाने की जो आवाज है, वह ध्वनि टकरा के जब वापस लौटती है कहीं से, उसको पता चल जाता है यहां कोई चीज है। बिना देखे, उसे देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अंधेरे में। तो प्यारे मित्रों, इंद्रियों के मामले में थोड़ा सा समझना, और हम जो अपने आप को सामान्य मनुष्य कह रहे हैं, हम सबकी इंद्रियां भी समान नहीं है। एक कलाकार रंगों में जितने शेड्स देखता है वैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देते। इसका मतलब उसकी आंख कुछ भिन्न है। हमारे लिए वृक्ष हरे रंग के हैं, बस हरा रंग एक रंग है। उस चित्रकार के लिए हरे रंग में 50 प्रकार के हरे रंग हैं, एक हरा रंग नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, सुप्रसिद्ध केमिस्ट्री की खोज करने वाला वैज्ञानिक डाल्टन
अपनी पत्नी की सालगिरह पर, ये वृद्धावस्था की बात है याद रखना, पत्नी की सालगिरह पर गिफ्ट लेने के लिए बाजार गया। उसने एक दुकान से लाल रंग के जूते खरीदे, लेकिन उस दुकान पर मोजे खत्म हो गए थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं लाल रंग के मोजे दूसरी दुकान से खरीद लूंगा। उसने जूते पैक करवा के रख लिए, पैकिंग बॉक्स बना लिया गिफ्ट बॉक्स का, और दूसरी दुकान से जाकर उसने मोजे चयन किए और वो भी रख लिए, उसका भी पैकिंग करा ली। जब रात को समारोह मनाया जा रहा था, मित्र परिवारजन पड़ोसी इकट्ठे हुए थे सालगिरह मनाने के लिए, केक काटा गया और जब गिफ्ट पैकेट खोला गया तो पत्नी अवाक रह गई। अन्य पड़ोसी मित्र रिश्तेदार जो आए थे वो भी चकित रह गए। लाल रंग के जूते, हरे रंग के मोजे, हद हो गई। मैचिंग के लेके आना था। डाल्टन ने कहा क्यों नहीं, मैचिंग तो है, बिल्कुल एक रंग के दोनों। सब लोग हंसने लगे, सोचा कि मजाक कर रहा है, लेकिन मामला सीरियस था, मजाक नहीं कर रहा था। उसने कहा भाई इससे अच्छी मैचिंग और क्या होगी, बिल्कुल एक रंग तो है दोनों। करीब 25-30 लोग मौजूद थे, केवल एक व्यक्ति ने और कहा कि हाँ बिल्कुल एक रंग के हैं। तो बहुमत 25 में से 23 लोग मना कर रहे हैं कि ये तो अलग अलग है। तो 2 लोग कह रहे हैं कि एक है। मतलब इन दो को कुछ और दिखाई दे रहा है, 23 लोगों को कुछ और नजर आ रहा है। बाद में, काफी बाद में इस बात की रिकॉग्निशन हुई, पता चला कुछ लोग कलर ब्लाइंड हैं, उनको हरा और लाल एक ही दिखाई देता है। वो तो संयोग की बात है कि अलग अलग दुकान से खरीदे, अगर एक ही दुकान से मिल जाती दोनों चीजें तो दुकानदार ही मैच करके दे देता, तब पता ही नहीं चलता डाल्टन को। और ये वो डाल्टन है जो जिंदगी भर रसायन शास्त्र के प्रयोग करता रहा और रंगों की पहचान से केमिकल्स की जांच परख करता रहा, टाइट्रेशन करके रंग बदल के। उसको अपने बुढ़ापे में जाकर पता चला कि जिसको मैं हरा और लाल समझता हूं, एक समझता हूं, वो एक नहीं है, अन्य लोग उससे 2 कह रहे हैं। ठीक ऐसा ही अन्य दूसरे रंगों के बीच में भी कलर ब्लाइंडनेस है। आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करने की, आप खुद ही अपना टेस्ट कर सकते हो। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कुछ नंबर्स आएंगे, आप उस पर टिक करते जाइए कि आपने क्या पढ़ा। वो इस ढंग से बनाए गए हैं कि जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है वो कुछ और पढ़ेगा और जिसकी सामान्य नॉर्मल आंख है वो कुछ और पढ़ेगा। कोई 2 या 3 मिनट टेस्ट में लगते हैं, आपको पता लग जाएगा आप सामान्य रंग देख पाते हैं या कलर ब्लाइंडनेस है। इसी प्रकार संगीत के प्रति, ध्वनियों के प्रति हमारी डेफनेस हो सकती है। कुछ लोग हैं जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई नहीं देती, कुछ लोग हैं जिन्हें लो फ्रीक्वेंसी की नहीं सुनाई देती। सब बहरे एक से बहरे नहीं होते। एक बात तो पक्की है, थोड़े से लोग हैं दुनिया में जिनको संगीत की बड़ी पकड़ है और छोटी उम्र से। व्हाट्सएप पे अक्सर वीडियो आते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों के, बड़ा अच्छा संगीत, छोटी सी उम्र में बढ़िया आलाप ले रहे हैं सुरीला। निश्चित रूप से इनके कानों में छोटी छोटी ध्वनियों में जो भेद है वो खूब अच्छे से पकड़ में आ रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए, एक औसत व्यक्ति के लिए सारे गामा पाधानी सब बराबर से, कोई भेद ही नहीं है। थोड़े से लोगों का कान बड़ा भेद खड़ा कर रहा है, इसका मतलब इनके कान अन्य लोगों के कानों से भिन्न है, लेकिन इस चीज को हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमारी सुगंध दुर्गंध लेने की क्षमता, स्वाद बेस्वाद समझने की क्षमता अलग अलग है। चूहे को मीठे का पता नहीं चलता, उसकी जीभ में वो इंद्री ही नहीं है। हमारी जीभ एक इंद्री नहीं है, सामान्यतः हम सोचते हैं जीभ एक इंद्री है, नहीं, जीभ में अलग अलग खंड है। एक खंड है जहां सिर्फ मीठे का पता चलता है, दूसरा है जहां कड़वे का पता चलता है, तीसरी जगह नमक का पता चलता है, चौथी जगह खट्टे का पता चलता है। अलग अलग खंड है। मुझे अक्सर कुछ लोग दवाइयां दे जाते हैं कि डायबिटीज में ये पत्ता बड़े काम का है, लेकिन है कड़वा। मैंने भी ट्रिक निकाल ली है, बिल्कुल साइड में रख के मसूड़े के नीचे वहां चबा लो, जीभ के उस तरफ वाले हिस्से में कड़वाहट जानने की क्षमता ही नहीं है, वो कभी कड़वा नहीं लगेगा। साइड में वहां चबाया, सीधा पानी के संग उटक गए।
हमारी जीभ, सबकी जीभ एक सी नहीं है। एक परिवार में अगर 8 सदस्य हैं तो कोई गृहिणी ऐसा खाना नहीं पका सकती जो 8 लोगों को पसंद आ जाए। बड़ा मुश्किल है। अगर हमारी सबकी जीभ एक सी होती, हम सभी एक ही चीज को स्वादिष्ट कहते, एक ही चीज को हम बेस्वाद कहते। ऐसा तो नहीं है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। इसका मतलब उनकी जीभ अलग अलग ढंग से सेंसेशन ग्रहण कर रही है। तो इस जगत के प्राणियों को भी छोड़ दो, धरती ग्रह के प्राणियों को, हम मनुष्यों में भी बहुत भिन्नता है। हमारी इंद्रियां एक सी इंद्रियां नहीं है, बहुत अलग अलग है। अब आपने पूछा है क्या विश्व में अन्य ग्रहों पर दूसरे प्राणियों के पास दूसरे प्रकार की इंद्रियां हो सकती हैं? पहली बात, इस प्रकार के सवाल का जवाब वैज्ञानिक दे सकते हैं, अध्यात्मविद नहीं दे सकते। अध्यात्म अर्थात अपने भीतर की जानने वाले को जानना, अपनी चेतना को पहचानना। मैंने जो आपको उदाहरण दिए हैं अभी अभी, उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो साइंटिस्ट के द्वारा खोजी गई बातें हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया, उनको कोट किया है। ये मेरी स्वयं की जानकारी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस धरती पर क्या है, अन्य पृथ्वियों पर क्या है, क्या हो सकता है, कहना मुश्किल। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के जगत की जानकारी का जो क्षेत्र है वह साइंस का क्षेत्र है। भीतर की जानकारी हासिल करना अध्यात्म का, मेडिटेशन का क्षेत्र है। तो धर्म और विज्ञान के इस विभाजन को खूब अच्छे से समझ लें। धर्म अर्थात भीतर जानने वाले को जानना, ज्ञाता का ज्ञान, और विज्ञान अर्थात बाहर जो दृश्य जगत है उसके बारे में जानकारी हासिल करना। एक और छोटी सी बात कहूं, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि हम कोई भी प्रश्न का जवाब देते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो हमने पढ़ी हैं, सुनी है, किताबों में लिखी हुई देखी हैं, कहीं इंटरनेट से, गूगल से प्राप्त की हैं। ये बाहर के जगत की जानकारियां हैं। हो सकता है आज से 5 साल बाद कुछ और नई जानकारियां हासिल हो जाए और पुराना ज्ञान कैंसिल हो जाए, आउट ऑफ डेट हो जाए। तो आप ये मत समझना कि उस उदाहरण को देके मैंने जो बात समझाई थी वो बात गलत हो गई। जो समझाया जा रहा था वह किसी और तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन जो उदाहरण दिया गया वो उस समय की एक जानकारी थी जो वैज्ञानिकों ने हासिल की है। कल को वैज्ञानिक उपकरण चेंज हो सकते हैं, वो जानकारी बदल सकती है और बेहतर सच्चाई का, हमें वास्तविकता का एहसास हो सकता है। तब वो पुराना वाला उदाहरण गलत हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बात मैंने समझाने की कोशिश की थी वह गलत हो गई, वो उदाहरण गलत हो गया। समझो इस समस्या की चर्चा करते हैं चपटी पृथ्वी की। उस जमाने में ऐसा ही समझा जाता था। उस जमाने के जो बाहर की जानकारी वाले लोग थे, जिनको हम उस जमाने के वैज्ञानिक कहे भी कहते थे चपटी है पृथ्वी। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। इसका ईसा मसीह से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन साधारण भाषा में जब ईसा मसीह पृथ्वी की बात करेंगे तो उस जमाने में जैसी मान्यता थी वैसी बात करेंगे। लेकिन भीतर के बारे में जो वो कह रहे हैं, प्रेम ही है परमात्मा, यह बात एक आध्यात्मिक सत्य है। पृथ्वी चपटी है, ये उस समय की साधारण औसत मान्यता है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। और इसके गलत साबित हो जाने से ईसा मसीह का यह अनुभव गलत नहीं हो जाता कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। इस बात को पकड़िएगा। अभी भी हम उपयोग करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त शब्द, भली भांति जानते हुए कि ये शब्द अब कोई औचित्य नहीं रखते। सूरज का ना उदय होता ना अस्त होता, पृथ्वी गोल घूम रही है, इसलिए ऐसा हमें आभासित होता है। फिर भी हम सूर्योदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप भी समझ जाते हैं कि मेरा क्या मतलब। जब आप कहते हैं सूर्यास्त तो मैं भी समझ जाता हूं आपका क्या मतलब। कम्युनिकेशन हमारा हो जाता है, यद्यपि शब्द सही नहीं है। आपको इसके पीछे पड़ जाए कि तो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सूर्योदय सूर्यास्त नहीं जाना, अनुभव किया है। शब्द हमारा गलत हो सकता है, कल हो सकता है और कोई नई बात पता लग जाए। संतों की बात, ऋषियों की बात हमेशा इस दृष्टि से समझना, उन्होंने अपने अंतरतम के बारे में जो कहा है वह बताना उनका उद्देश्य है, लेकिन किसी कथा के माध्यम से, किसी उपमा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से उन्होंने अपनी बात कही। कहने का अन्य कोई उपाय तो है नहीं, ऐसे ही कहना होगा। लेकिन वह क्षेत्र अध्यात्म का क्षेत्र नहीं है, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म का क्षेत्र आत्मा है, स्वयं का होना है। तो दूसरे ग्रहों पे क्या हो रहा है, मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं, ये वैज्ञानिकों का काम है पता लगाना। हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं, इसका पता लगाना हमारा काम है।